नमस्ते। मैं रंजन ऋतुराज दालान सेंट्रल नोएडा ऑफिस से दालान यूट्यूब चैनल के लिए। चलिए आज बात करते हैं बिहार दिस वीक की, खासकर बिहार पॉलिटिक्स दिस वीक की। पिछले एक सप्ताह में एनडीए ने पूरी तरह से खुद को चुनावी मुद्रा में ले आया है, जिसमें सबसे आगे भाजपा चल रही है। भाजपा के 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई भाजपा के द्वारा, जिसमें पहला चुनावी बिगुल केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब के द्वारा हुआ, जब वो मखाना किसानों से मिलने मिथिला आए, खेतों में गए, किसानों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। दूसरा, उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आए, वहाँ से भी उन्होंने किसानों के लिए ही बातें कही और भी बहुत सारी घोषणाएं हुई। तीसरा, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण रहा, भाजपा ने अपने कोटे से 6-7 लोगों को, खासकर 6-7 विधायकों को मंत्री बनाया। 2-4 बातें बड़े ही गौर ढंग से देखने के लिए है कि उन्होंने भाजपा का ये तीनों प्रोग्राम जो है वो बृहत मिथिला जिसे हम कहते हैं, जिसमें हालांकि भागलपुर वाले तैयार नहीं होते, लेकिन आप भी उसको पार्ट मान सकते हैं बृहत मिथिला का। तो उस तरफ भाजपा का ज़्यादा फोकस रहा है। कुछ मंत्री भी बनाए गए और साथ में प्रधानमंत्री भागलपुर गए, कृषि मंत्री मखाना के क्षेत्रों में गए, और इसके साथ साथ मखाना बोर्ड, मालूम नहीं उसका फल आगे क्या होने वाला है, उसको काफ़ी प्रचारित किया जा रहा है। भाजपा के एक विधायक ने मुझसे कहा था अभी हाल में कि हम भाजपाई 5 साल चुनावी मुद्रा में रहते हैं। इसका मतलब साफ है कि आप हर वक्त अपने कामों को काफ़ी जोर शोर से प्रचारित करते हैं और लोगों तक अपनी छोटी छोटी बातों को भी पहुंचाते हैं। यह सबसे बड़ी खासियत रही है वर्तमान भाजपा की, खासकर 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा ने स्वीकार किया। उसके बाद से उन्होंने सोशल मीडिया के पावर को समझा और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए उन्होंने चारों तरफ से वोटर को घेरने की या आम जनता को घेरने की कोशिश की। उसमें वो सफल भी रहे और साथ ही साथ आम जन को कम से कम तकलीफ में एक साफ सुथरी सरकार मिले, उसका भी ध्यान रखा। लेकिन बिहार में अपने दम पर भाजपा अभी तक सफल नहीं हो पाई है। यहाँ पे हालांकि भाजपा पे आप धर्मवाद को बढ़ावा देने का आरोप विपक्षी दल के द्वारा लगाया जा सकता है या कोई भी एक न्यूट्रल आदमी लगा सकता है, लेकिन बिहार में वो सफल नहीं रही है। सफल नहीं रही है कारण यह है कि बिहार में धर्मवाद के ऊपर जातिवाद ज़्यादा हावी हो जाता है। यह सच्चाई है और इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और इस बार जो भाजपा ने अपने मंत्रियों को, नए मंत्रियों को शपथ दिलवाया है, उसमें भी उसने बहुत हद तक ये कोशिश की है कि वो सभी वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर चले। अब अच्छी खासी संख्या हो चुकी है। उसमें उसने कुछ और भी काम किए हैं, कुछ मंत्रियों के मंत्रालय का हेर फेर बदल भी किया है। अब किस आधार पे किया है और कैसे किया है, आज एक ट्विटर पे एक हंगामा है कि हम जो कॉमन एक अप्रवासी बिहारी जो बेंगलोर, पुणे, बॉम्बे, नोएडा, गुड़गांव के आईटी उद्योगों में काम करते हैं, उनकी यह डिमांड थी कि कम से कम हमारा जो मंत्री हो, बिहार का आईटी मंत्री हो,
वो आईटी उद्योग को समझे। और भाजपा ने जिनको दिया है वो अमनौर के विधायक हैं और उनकी शिक्षा पे भी काफ़ी ज़्यादा शोर है आज के दिन ट्विटर पे। खैर, साथ ही साथ आज जीतन राम मांझी साहब ने भी अपनी चुनावी रैली श्री बाबू के तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ की, जहां नीतीश जी, सम्राट चौधरी जी इत्यादि सभी मौजूद थे। तो कहने का मतलब है कि भाजपा अब, या एनडीए, भाजपा लीड कर रही है इस बार और एनडीए उसके साथ चुनावी मुद्रा में है। अब इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव, कुछ आकलन है, कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव होली के बाद कभी भी अनाउंस हो सकता है, या फिर कुछ लोगों का कहना है कि अगस्त में हो सकता है, या फिर कुछ लोगों का कहना है कि शायद अपने नियमित समय सितंबर अक्टूबर में ही चुनाव हो। जो भी है, भाजपा बड़ी जोर शोर से यह तैयारी पे आ गई है और वह कोशिश करेगी कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बने ताकि वह अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार या मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक सके। पिछले 20 साल से नीतीश जी हैं, नीतीश जी को भाजपा ने स्वीकारा। मुझे आज भी याद है कि सन 2000 के प्रचंड बहुमत के बाद भी जो अरुण जेटली साहब थे वो पटना आए और नीतीश जी को ही नेता माना और नीतीश जी के लिए बड़ी मजबूती से पीछे खड़े रहे। शायद उसी का फल है कि अरुण जेटली जी के स्वर्गवास होने के बाद पटना में उनकी प्रतिमा भी लगी हुई है। तो नीतीश जी ने बहुत सावधानी से अपने राजनीतिक कैरियर को बनाया। 1996 से वो लगातार मंत्री भी हैं, केंद्र में मंत्री रहे, फिर यहाँ मुख्यमंत्री रहे। शायद कुछ महीने बीच में 2004 के आसपास वो मंत्री नहीं थे केंद्र में, जब भाजपा की सरकार नहीं थी, लेकिन 2004 से 5 के बीच में। तो मिला जुलाकर अब इस बार क्या होगा, कैसे चुनाव होगा, और भाजपा बहुत आसानी से नीतीश जी को दरकिनार भी नहीं करना चाह रही, क्योंकि नीतीश जी के पीछे एक बहुत बड़ा फोर्स जो है वो अति पिछड़ा वोट बैंक का है। बिहार में मुख्यतः जो ओबीसी है उसको दो पार्ट में हम बांट कर देखते हैं। एक जो शक्तिशाली राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से शक्तिशाली ओबीसी है, जिसमें यादव, कुर्मी, कुशवाहा आते हैं, और बाकी की छोटी छोटी सैकड़ों जातियां हैं जो ईबीसी में आती हैं, जिनको एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कह सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्गीकरण हैं। तो इन सब मिलाकर उसके बारे में कहा जाता है, ईबीसी के बारे में कहा जाता है कि लगभग 36% के आसपास उनका वोट प्रतिशत है, यानी उनकी आबादी है। और ये जो है, ये ही नीतीश के पीछे सन 2005 में आई और 2010 में ज़बरदस्त रूप से आई। 2015 में जब नीतीश जी लालू जी के साथ गए तब भी यह उनके साथ गई, और 2020 में से क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें क्रैक हुआ है, और इस क्रैक का फायदा भाजपा 2020 में पूर्णतः नहीं उठा पाई, लेकिन कुछ उठाई है। अब ये पूरी तरह से फोकस कर रही है कि हम कैसे इस क्रैक को उठाएं। लेकिन लालू जी भी कोई कमजोर राजनीति के खिलाड़ी नहीं है। इस बार के लोकसभा चुनाव को आप याद कीजिए, सन 2024 के जनवरी अंतिम सप्ताह में ऐसा लग रहा था कि भाजपा शायद बिहार में 40 की 40 सीटें अगर अकेले लड़े तो जीत जाए, क्योंकि राम मंदिर उद्घाटन के दिन, प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो वातावरण पूरे देश में बना था, वह तो निश्चित रूप से भाजपा को 400 प्लस सीट की उम्मीद दे रखा था। लेकिन बहुत तेजी से वातावरण चेंज हुआ और मेरी नज़र में हार तो गए लालू जी चुनाव लोकसभा का, लेकिन लालू तेजस्वी की मेहनत ने बिहार में भाजपा को पानी जरूर पिलाया। नीतीश जहां थे वहीं रहे, लेकिन भाजपा को दिक्कत हुई कई सारे सीट पर, खासकर मगध और शाहाबाद के सीटों पे। तो भाजपा को समझ में आ गया कि इतना आसान नहीं है बिहार में
अपना किला फतह करना। तो इस बार वो कैसा गेम लेकर चल रहे हैं, कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, कई सारे पत्रकार, कई सारे बुद्धिजीवी, कई सारे हमारे आपके जैसे आम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख बात यह है कि जो चुनाव जितना बड़ा होता है उससे जीतना उतना ही आसान होता है। संसद के चुनाव में राष्ट्रीयता अधिकतर बार देश के आज़ाद होने के बाद अधिकांश चुनाव में राष्ट्रीयता के नाम पे मतदाता वोट देते आए हैं। लेकिन ठीक इसका उल्टा विधायक के चुनाव पे होता है, जहां लगभग 300 विधानसभा के मतदान केंद्र होते हैं, 250 से 300 के बीच में, जिसे एक उम्मीदवार अपने दम पे अच्छा खासा इधर का उधर कर सकता है। तो यहाँ कई सारे फैक्टर हो जाते हैं। पहला, उम्मीदवार कैसा है, वहाँ की जातीय कॉम्बिनेशन कैसी है। लेकिन ये जातीय कॉम्बिनेशन वाली बातें अपवाद में कई जगह अलग हो जाती हैं। कई जगह क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक जाति है, अगर उसका नेतृत्व काफ़ी मजबूत रहा और लोकल लेवल पे, जमीनी स्तर पे उसने काम किया है, तो लोग उससे भी जिता देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं होगा। कांग्रेस भी अपने नए ऑब्जर्वर तो नहीं कहेंगे, लेकिन नए सेक्रेटरी जो बिहार के इंचार्ज बने हैं, उनके साउथ इंडियन हैं और दिल्ली में पढ़े लिखे, उनके साथ एक जान डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस की भी अपनी दिक्कत है कि बिहार कांग्रेस अपने आप को लालू जी के सामने सरेंडर कर चुकी है। लेकिन फिर भी सन 2020 के चुनाव को अगर हम देखें, उसके हिसाब से देखें, तो उतना भी कमजोर विपक्ष नहीं है जितना कि अभी मीडिया में सिर्फ भाजपा या सिर्फ एनडीए और एनडीए दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब वोट देने हम जाते हैं तो घर से हो सकता है कि हम कई उम्मीदवारों के, जो उम्मीदवार है उसके लिए हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हो, लेकिन वोट डालते समय जो जनता होती है, जनता इतनी परिपक्व हो चुकी है कि वो बहुत ही सावधानी से बटन डालती है। और लहर जब तक ना हो तब ये गेम बहुत ही उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है। फिर भी चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से। तेजस्वी भी लगे हुए हैं। अब तेजस्वी अपने आप को कैसे पिछली लोकसभा की तरह कैसे नई बिसात बिछाते हैं, उस पर हम सभी का इंतजार रहेगा। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं रंजन ऋतुराज बिहार दिस वीक एट दलान ऑफिशियल की पहले एपिसोड को पोस्ट कर रहा हूं, इस आशा के साथ कि समय के साथ ये चैनल इम्प्रूव करेगा। कई सारी बातों पे हमारी बहस होगी, कई सारी बातों को हम उठा कर रखेंगे। काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है, काफ़ी तीखी और पैनी नज़र की ज़रूरत है। फेसबुक पर आप सभी ने मुझे अनंत प्रेम दिया है। मेरे जैसे गैर साहित्यकार, गैर पत्रकार को 2.25 लाख 1,80,000 लोग फॉलो करें, यह अपने आप में एक तगमा है। और इसी तगमे के साथ यूट्यूब पे हूँ। आशा है आपको ये बिहार दिस वीक पहला एपिसोड पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्ते।